Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. Good morning, everyone. So, continuing our discussion from where we left the class yesterday. So, if you remember, good morning, everyone. If you remember, हम लोग बात कर रहे थे, resultant of two vectors का analytical formula. That formula is very important to remember. बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. So, you need to be, just on the top of that formula. एंड आपको वो याद रखना है. ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर इट. अगर आप वो भूल गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला क्वाइट वेल. उसके बाद उसको समझने के लिए आपको दो तीन बातें और हैं कि कि हाउ यू आर एडिंग दोज टू वेक्टर्स. किस तरीके से आप वो दो वेक्टर को जोड़ते थे या किसी भी दो वेक्टर को जोड़ते थे टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट. तो मैंने आपको एक बेसिक बात समझाई थी. फिर से मैं उस पॉइंट को फिर से आपके सामने रिइटरेट कर रहा हूँ कि कभी भी वेक्टर ट्रायंगल को देख के ना डरें. वेक्टर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में एक ऐसा ट्रायंगल बना लें जिस ट्रायंगल से आप वेल एक्वाइंटेड हो. और वो ट्रायंगल क्या है? जो ट्रायंगल आप स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक की ज्योमेट्री में पढ़ते हो. ठीक है, मतलब वो एरोज हटा दो. एरो के हेड और टेल जो भी हैं वो हटा दो. सिर्फ लाइंस के साथ वो ट्रायंगल बना लो और फिर उस ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने में बिल्कुल ना डरो. दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वो आपको डरना नहीं है उससे. अगर आप अगर आप वहां पे अगर आप ट्रायंगल के बेसिक रूल अप्लाई करने में डर रहे हो, देन यू विल नेवर हैव द कॉन्फिडेंस. तो इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि कैसे दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल दिया रहे तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि उस एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंगली आपको वहां पे पुट करना पड़ेगा थीटा कहाँ पे हमें डालना है, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई टेल यू फील इट. ठीक है ना. सपोज इफ आई से मैं एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम देयर. So suppose if I say that we are having two vectors, let us say, ठीक है, let us say these are the two vectors, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, let us say these are the two vectors. One, this is first vector. Let us say इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये वेक्टर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. तो ये वेक्टर कुछ भी वेक्टर हो सकता है. फील इट, ये वेक्टर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. Length ना, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी स्पेसिफाई इट. सपोज आई से दिस इज अ फोर्स वेक्टर और इस फोर्स वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन. मैंने ऐसे लिख दिया. ये एक वेक्टर है. ठीक है. देयर इज अनदर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आल्सो 10 न्यूटन. ठीक है. एक और वेक्टर है. दिस सपोज इफ आई से दिस इज f1 वेक्टर. देयर इज अनदर वेक्टर, ध्यान से देखो. देयर इज अनदर वेक्टर. ठीक है. समथिंग लाइक दिस. And let me say that this vector is f2 vector and इसकी मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड. these two terms are alternate. So if you look at all the lectures preceding lectures, you will be able to identify very well कि these definitions are used there. So you should be able to appreciate it. इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है. Now listen to me. बोला गया है एंगल बिटवीन f1 vector and f2 vector is 120 degree. Find the resultant मतलब इन दोनों वेक्टर का सम. Find the resultant of f1 vector and f2 vector. This is what is the question given. Suppose. ठीक है. बेसिक, एकदम बेसिक. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर एंगल बिटवीन f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर इज 120 डिग्री, first thing is to arrange the vectors in such a way that you are able to represent this 120 degree properly. तो अगर एंगल बिटवीन f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर इज 120 डिग्री अगर बोला गया है
तो ये वेक्टर्स कैसे अरेंज होंगे? हाउ डू यू थिंक दैट द वेक्टर्स विल बी अरेंज्ड? ये दो वेक्टर को अरेंज करना, पहला काम यही है। कैसे? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री प्रोवाइडेड है। वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब क्या? वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब क्या? सोच के बताना, सोच के बताना, हड़बड़ी मत करो, आराम से, आप सीख रहे हो। डू नॉट गिव एनी ब्लैंक विदाउट लॉजिक आंसर, ऐसा मत देना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो होता है, कब कब हम बोलते हैं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 120 डिग्री? व्हेन वी से इट, जब दो वेक्टर को कैसा रखा जाए? टेल टू टेल ओरिएंटेशन। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू। अब ध्यान से देखो, यही यही देखो, यही तरीका है, एंड आई हैव सीन दैट दिस मेथड वर्क्स वेल। सो प्लीज यू नो लुक एट इट, ध्यान सुनना। ये मैं मान लो इस वेक्टर का सपोर्ट बना रहा हूं, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर हम कभी भी वेक्टर बनाते हैं हमेशा। ये सपोर्ट मतलब इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट कहलाता है। इसके ऊपर हमने ये वेक्टर बनाई है, ठीक है ना, टू 10 न्यूटन। आंसर इज 10। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, ठीक है, सॉरी, ये सपोर्ट बनाया है इस वेक्टर का। अब इस सपोर्ट के पैरेलल हम लाइंस खींचेंगे। तो सपोर्ट के पैरेलल जब हम लाइन खींचेंगे, सुनो ध्यान से, सपोर्ट के पैरेलल जब हम लाइन खींचेंगे, तो सपोज मैंने लाइन, एक लाइन खींचा सपोर्ट के पैरेलल, व्हिच इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। ऑलमोस्ट सपोर्ट के पैरेलल खींचा है मैंने, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची है, फील इट, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को, ये रेड कलर वाले वेक्टर को यहां से उठा के यहां डालूंगा, और इस पैरेलल सपोर्ट में इसको आगे पीछे शिफ्ट करूंगा, सच दैट ये रेड कलर वाला वेक्टर और ब्लैक कलर वाला वेक्टर, दे कम इन हेड टू हेड ओरिएंटेशन और टेल टू टेल ओरिएंटेशन। तो मैं अगर इस रेड कलर वाले वेक्टर को इस सपोर्ट पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, सपोर्ट 1 मैं नाम दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या आप मुझे बता सकते हो, इस सपोर्ट में अगर मैं ट्रांसफर किया सपोर्ट 1 में, विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल सपोर्ट, तो मैं वेक्टर्स को किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, हेड टू हेड या टेल टू टेल? Answer you will get. I am least bothered about answer. What I am asking you, please give me an answer to that. Then you will be able to solve any question. हाँ, हेड टू हेड ओरिएंटेशन में फिर हम अरेंज कर पाएंगे सर, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो अब देखो ध्यान से, मैं क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलल सपोर्ट, सपोर्ट 1 में ट्रांसफर किया, और मैंने ये उसको अलाउबल मूवमेंट दिया अलोंग द सेम सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट, दैट इज सपोर्ट 1, सच दैट मैं दो वेक्टर को इस तरीके से हेड टू हेड रख पाया। मुझे वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे इधर उसे हेड टू हेड रखना है या टेल टू टेल रखना है, ये मेरी समझ है, राइट? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? तो ये हेड टू हेड आया, क्लियर है ये? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हेड टू हेड आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब 120 डिग्री ये वाला एंगल है। हेड टू हेड जब रखा तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री आया। नाउ दिस इज 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो तो लॉजिकली स्पीकिंग ये हेड टू हेड है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, फील करना, कि अगर मैं ये जो ब्लैक कलर वाला सपोर्ट, ब्लैक कलर वाला वेक्टर है, इसके सपोर्ट को मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने एक्सटेंड कर दिया इसके सपोर्ट को। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं ट्रायंगल रूल लगाना चाहता हूँ। तो ट्रायंगल रूल लगाने के लिए क्या है, दो वेक्टर को कैसे रखने पड़ेंगे, हेड टू टेल। तो अगर हेड टू टेल दो वेक्टर को रखने पड़ेंगे, ये 120 डिग्री आ गया, तो इधर ये सपोर्ट मैंने ब्लैक कलर का बना दिया, और रेड कलर का सपोर्ट ये सपोर्ट 1 है। क्या मैं, मुझे पता चल गया कि ये एंगल 120 डिग्री है एज पर वेक्टर, ठीक है ना। अब सुनना, क्या मैं इस रेड कलर वाले वेक्टर को उठा के, ध्यान से देखना, क्या मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ? आई कैन डू दिस, नोबडी विल बी स्टॉपिंग मी, बराबर है।
ये वेक्टर को उठा के यहाँ डाल दिया, ये मेरा F2 वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस है 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, अब दो वेक्टर हेड टू टेल ओरिएंटेशन में आ गए। अब देखो ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। बट 60 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, यही मुझे आपको सिखाना है। F1 F2 वेक्टर के बीच के एंगल 60 डिग्री नहीं है, F1 और F2 के बीच के एंगल 120 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब मुझे इसका रिजल्टेंट खींचना है। क्या मैं इसका रिजल्टेंट खींचूंगा? इसके एंड्स को, इसको क्लोज्ड पॉलीगॉन बना के, और क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या मैं इसको, इस एंड को इससे ज्वाइन कर दूंगा, खत्म हो गया कहानी। तो इसको आपने हेड बनाया, ये टेल रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप, मैंने ऐसे इस तरीके के वैल्यूज दिए हैं कि आप यहाँ पे ज्योमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो और आप फॉर्मूले की मदद से भी आंसर ला सकते हो। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे विजुलाइज करना चाहते हो, ठीक है। सुनना, एक मिनट होल्ड करना। देखो ये 10 न्यूटन है F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को अगर मुझे विजुलाइज करना है, वेक्टर्स के हेड और टेल देख के, एरोज देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाले ट्रायंगल का जो सिर्फ लाइन वाला फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म, वो साइड में बना ले। अगर स्केलर फॉर्म साइड में बनाओगे, मैं करके दिखा रहा हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। ध्यान से देखो, ये हुआ, ये हुआ, फील करना, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरा वाला जो वेक्टर हुआ वो ये हुआ। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्या क्लियर है ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब देखो ध्यान से, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन अगेन। ये एंगल 60 डिग्री है, ये हमें पता है। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आल्सो। तो 10 न्यूटन 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये भी 60 डिग्री ही होगा। इसका 10 10 10, ये देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो बिना फॉर्मूला लगाए आप चीज को बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पाए अगर आप इस तरीके से चीजों को देखते हो, एंड इट गिव्स यू अ क्लियर कट आइडिया कि क्या हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। किसी बच्चे को ये रिजल्टेंट का मतलब नहीं समझ आ रहा था, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो बिना फॉर्मूला लगाए आपने इसे कर दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती, मैं इतना विजुअलाइज नहीं कर पाता, फॉर्मूला लगा डायरेक्ट। फॉर्मूला लगाएगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? कल ही सिखाया था, याद करो। अंडर रूट ऑफ, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, b² + 2ab cos ऑफ थीटा। समझे आप? तो रिजल्टेंट आ गया। अब देखो ध्यान से, ए इज फर्स्ट वेक्टर, सपोज F1 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कितना है? 10²। b², इसका भी रिजल्टेंट कितना है? सेकंड वेक्टर दैट इज F2 वेक्टर, इसका भी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बोल रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 10, तो 10² + 2 × 10 × 10 into cos of 120 डिग्री, बिकॉज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे यू नो ये वाला पार्ट जो है, ये मैंने बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स में पढ़ा है कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। वैसे मैंने वो डिटेल में डील किया है लेक्चर नंबर 11 to 15 के बीच में, कहीं पे वो है, तो आप वहां पे जाके बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स को अच्छे से देख सकते हो, आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपको ऑल साइन टेन कॉस समझ में आता है? ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस समझ में आता है? नहीं, इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आंसर, या फिर इस मेथड से और इस मेथड से आंसर थोड़ा जो अलग आएगा। आंसर आपका 10 न्यूटन आया है, तो आंसर 10 न्यूटन ही रहेगा, अलग थोड़ी ना जो आएगा भाई, अलग क्यों आएगा? देखो ध्यान से, ये आपको पता है ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पे सब पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होती है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड 10th में, याद है? अब देखो कॉस ऑफ 120 डिग्री अगर मैं करूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसको मैंने लिखना सिखाया है कॉस 120 डिग्री को। ये वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, 11 से लेके 15 लेक्चर के बीच में है, बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर आप करोगे, दिस विल गिव यू कॉस ऑफ 120 डिग्री। 90 प्लस 30, अगर 90 डिग्री के साथ आप कुछ भी ऐड करते हो, 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, तो रिजल्ट आता है कॉस का ये फॉर्म क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री फॉर्म। कॉस का कंप्लीमेंट्री फॉर्म आता है साइन, तो साइन लिखोगे और साइन के बाद 30 डिग्री लगा दोगे यहाँ पे। लेकिन कॉस, ओरिजिनल कॉस था, आपको देखना है कि 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 दैट इज टोटल एंगल, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, मतलब कोसेक। तो कॉस जो है ये नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 30 डिग्री। ये तरीका मैंने अच्छे से सिखाया है, आप 11 से लेके 15 लेक्चर एक बार देखो, आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। वो मैंने बेसिक भेजा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स टूल किट विच यू आर लर्निंग इन स्टैंडर्ड 10th। उसके ऊपर मैंने कुछ लेक्चर्स बना के आपको वो मैंडेटरी लेक्चर्स हैं, वो मैंने भेजा हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा समय निकाल के। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, थोड़ा सा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ध्यान से देख, प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर, cos ऑफ 120 डिग्री इज माइनस हाफ, खत्म, 2 कट गया, तो इट इज लाइक अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, एक 10 स्क्वायर कट जाएगा, ये 10 स्क्वायर ही आएगा, इसकी वैल्यू 10 आई। तो इधर यू गो बाय दिस कंप्लीटली एनालिटिकल मेथड, या फिर आपको अगर विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से भी देखें। देखिए यहाँ पे हमने बेसिक ट्रायंगल की एप्लीकेशन से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल के एप्लीकेशन से सॉल्व कर दिया विदाउट रिक्वायरिंग और रिजॉर्टिंग टू दिस मैथमेटिक्स। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, आपको समझ में आएगी, ठीक है। सुनो, देखो अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं, ठीक है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और इस रिजल्टेंट की एक मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी रिजल्टेंट की? रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी व्हेन cos थीटा की वैल्यू मैक्स हो, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू मैक्स। अब cos थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? बेसिक 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द cos थीटा व्हेन cos थीटा इज मैक्स? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? क्विकली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा होता है +1, 2 नहीं, बेसिक्स क्लियर नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में रहती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में रहती है। ये बेसिक बात आपको पता है कि नहीं पता है? स्टैंडर्ड 10th किए हो ना भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? क्लियर है ये? तो रिजल्टेंट की मैक्स वैल्यू कब आएगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू +1 हो। देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो? +1 हो। ऐसा नहीं लिखता हूं मैं। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू +1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो cos थीटा की वैल्यू अगर +1 हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो रिजल्टेंट की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी आएगी? ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा की वैल्यू +1। तो ये वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से, तुमको पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा? ओनली a प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। इसको लिखने का तरीका मैं आपको और एक बताऊंगा, बट कंफ्यूज नहीं होने का है, सेम चीज है वो। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या कब होगी? रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो।
बिकॉज cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, तो रिजल्टेंट मिनिमम तब होगी जब cos थीटा -1 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और रिजल्टेंट मिनिमम की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी, ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा की जगह पे -1 पुट करूंगा, फील इट? आर यू गेटिंग इट? एज दैट a² प्लस b² माइनस 2ab स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, इज इट a माइनस b का होल स्क्वायर? बेसिक अलजेब्रा। क्या ये रिजल्ट आ गया a माइनस b? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कम्स व्हेन cos theta is equal to -1 and the minimum value of resultant is a minus b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज a माइनस b। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? पक्का समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। सपोज हम ऐड कर रहे थे टू वेक्टर्स, a वेक्टर एंड b वेक्टर। सपोज वी वर एडिंग टू वेक्टर्स, सपोज वी हैड टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों को हम ऐड कर रहे थे। और ए जब हम लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? सपोज वी वर एडिंग टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड आई एम राइटिंग ए हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इज दैट व्हाट इज अंडरस्टूड? समझ में आ रही है? ए वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होगा, सुने ध्यान से, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इधर इसको दो वर्टिकल डंडों के बीच में रखेंगे या फिर सिंपली ए लिखेंगे। इज दिस व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग? इज दिस व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग? तो इधर हम उसको दो डंडों के बीच में रखेंगे या फिर सिंपली ए लिखेंगे, यही हमने सीखा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसे a प्लस बी जब लिखा तो आई एम राइटिंग और आई एम प्रेफरिंग दिस फॉर्म। क्या मैं ये वाला फॉर्म भी प्रेफर कर सकता हूं? तो क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? कंफ्यूज मत होना। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? सपोज मैं a² b² 2ab cos थीटा ले रहा हूं, तो मेरे ओरिजिनल वेक्टर्स जो थे वो मैं थे a वेक्टर एंड b वेक्टर, जिनको ऐड कर रहा हूं, जिनका रिजल्टेंट ये निकाल रहा हूं। तो आर मैक्स जो है, इसको a प्लस बी भी लिख सकता हूं या a वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस लिख सकता हूं ना? सेम चीज है ये। समझ नहीं आया? मुझे थोड़ा थम्स अप चाहिए। क्लियर है ये? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? गुड। अब ध्यान से देखो, ये आर मैक्स और आर मिन आया, ठीक है ना? अच्छा, ये cos थीटा प्लस 1 आया, cos थीटा माइनस 1 आया। अच्छा, ये cos थीटा प्लस 1 कब आता है? व्हेन इज cos थीटा प्लस 1? थीटा के बारे में बताओ, थीटा कितना हो कि cos थीटा प्लस 1 आए? जल्दी। cos थीटा प्लस 1 मतलब थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। cos थीटा माइनस 1 आए मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। when cos थीटा इज 0, नहीं, when थीटा इज 0। cos थीटा प्लस 1 कब आती है? जब थीटा 0 होता है, राइट? cos थीटा माइनस 1 कब आती है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं अगर मैं, सुनो ध्यान से, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री करूं तो cos थीटा कितना होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है, cos थीटा कितना होगा? 0। तो अगर cos थीटा 0 होगा तो उस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? उस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? उस केस में रिजल्टेंट आएगा सर a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, सो आई एम गेटिंग अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ये एवरीवन? सो ये जो एनालिटिकल फॉर्मूला है, इस एनालिटिकल फॉर्मूला से कुछ बातें अपने को समझ में आई। क्या बातें समझ में आई? कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मैक्स होता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मीन होता है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट होता है सिंपली अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, इसको विजुलाइज करने का, ये तो मैथमेटिकली हमने देखा, इसको विजुलाइज करने का मेरे पास एक बहुत शानदार तरीका है, ठीक है? एंड दैट इज अ वेरी, मतलब, specific approach which is known as nail cutter method।
मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो नेल कटर मेथड फॉर एनालाइजिंग सम ऑफ वेक्टर्स। समझो इसे, ये किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, आप फील करो, आपको समझ में आएगा। हाँ क्या बात है, देखो ध्यान से, ठीक है। ओके ओके ओके, नोट इट डाउन फास्ट, क्विकली क्विकली नोट करो इसे फास्ट। डन डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं। ओके, देखो नेल कटर मेथड, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे सामने बच्चों का नेल कटर एक लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है ना। आप अगर देखोगे ये नेल कटर का, ध्यान से देखना, ये नेल कटर का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मूवेबल पोर्शन है, ये देखो, इसको मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है, घुमा सकता हूँ। इस चीज को विजुअलाइज करते, थोड़ा फील करते, इसकी 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 मदद से होगा क्या, देखो क्या करेंगे हम लोग। ये जो बेस वाला पोर्शन है ना, ये बेस वाला पोर्शन, देखो ये वाला, ये बेस वाला जो पोर्शन है, जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन, जिसे मैं बेस बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बेस वाला पोर्शन जो है, इसको हम एक वेक्टर मानेंगे। और ये जो ये जो थोड़ा सा ऊपर है, जो जिसको मैं मूव करा सकता हूँ, जो मूवेबल वाला पार्ट है, इसको मैं बनाऊंगा दूसरा वेक्टर। और इन वेक्टर को मैं ऐसा मानूंगा कि ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये बेस वाला वेक्टर, ये हेड टू टेल ओरिएंटेशन में अरेंज्ड है। मतलब मैं कौन सा रूल लगाने में इंटरेस्टेड हूं, हम ऐसा मानेंगे कि स्नेल कटर का जो बेस है, ये बेस एक वेक्टर है, और ये जो आपको दिख रहा है, जो मूवेबल वाला पार्ट है, ये दूसरा वेक्टर है। और इन दोनों वेक्टर को हम हेड टू टेल ओरिएंटेशन में रख रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स? ट्राइंगल रूल। रेस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राइंगल रूल क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या करो, आप पहला वेक्टर इस तरीके से अरेंज करो, ठीक है, तो इधर है आपका हेड, ये आपका बन रहा है बेस ऑफ दैट नेल कटर। इमेजिन करो, बेस ऑफ दैट नेल कटर, ये देखो, ये नेल कटर का बेस है, ठीक है, ये वाला बेस है, ये वेक्टर मैंने इधर बनाया। और जो दूसरा वेक्टर है जो मूवेबल है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दूसरे वेक्टर से। लेट अस से इट इज एक रेड कलर का वेक्टर, ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे बनाया। अब अगर आप समझो कि नेल कटर कैसे वर्क करता है, तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, यहाँ पे एक हिंज होता है। अगर आप देख रहे हो नेल कटर को, तो आपको समझ में आएगा, आप नेल कटर ला के देख सकते हो, फील कर सकते हो। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे नेल कटर आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे एक हिंज है, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पॉइंट में एक हिंज है, इसी के अबाउट में ये दूसरा वाला वेक्टर जो है, या फिर दूसरा वाला जो पोर्शन है वो घूमता है, ठीक है ना। तो हम अगर इस पॉइंट को हिंज कर दें, बेसिक है, देखो आपको फील आएगी, इस पॉइंट को अगर हम हिंज कर दें, ठीक है, और हम ये रेड कलर वाला वेक्टर, इसको मैं मूव कराता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मूव करा रहा हूँ, ये रेड कलर वाला वेक्टर को मैं घुमा रहा हूँ। तो अगर मैं इस रेड कलर वाले वेक्टर को घुमाऊं, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो रेड कलर वाला वेक्टर है, इसका जो हेड है, क्या ये एक सर्कल में घूमेगा जिसकी रेडियस होगी ये रेड कलर वाले वेक्टर की लेंथ? सपोज दिस इज ए वेक्टर, नहीं आया समझ, बेसिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अच्छा है ना तुम लोगों का। ये ए वेक्टर था, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का मॉड्यूलस, और ये बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट हिंज है, मस्त मजा आएगा, तो क्या मैं इस वेक्टर को घुमा सकता हूं, क्या मैं ये रेड कलर वाले वेक्टर को घुमा सकता हूं अबाउट दिस हिंज? तो क्या ये रेड कलर वाले वेक्टर का जो टिप होगा, क्या ये मूव करेगा एक सर्कल में जिसकी रेडियस होगी बी वेक्टर का मॉड्यूलस, विच इज बी वेक्टर विद इन टू वर्टिकल कॉलम्स या लाइंस? थोड़ा बोलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट आई वांटेड।
तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं ये अंडरस्टैंडिंग के बाद, ये हिंज पॉइंट है, मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये अपना बेस वाला वेक्टर बना दे रहा हूं। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ये बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखना, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं, और मैं इस सर्कल को रेड कलर से बना रहा हूं। ये देखो, समझ में आई? मैंने इसको सेंटर माना और एक रेड कलर वाला वेक्टर बनाया, सॉरी एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर है इस ब्लैक कलर के वेक्टर के हेड के ऊपर। समझो, अब मैं इस वेक्टर को जो रेड कलर से है, क्या मैं उसे घुमा के उसके टिप को इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी रख सकता हूं? कहीं पे भी, क्योंकि इस पॉइंट का वर्ड में हिंज है, फील करो। नेल कटर मेथड बताया ना, नेल कटर, ये देखो नेल कटर आपके सामने है, नेल कटर मेथड, ताकि आपको फील आए, है ना? ये देखो, घुमा के कहीं पे भी रख सकता हूं मैं इसको, कहीं पे भी, है ना? हाँ बराबर है। तो अब लॉजिक है, अब लॉजिक है, अब बेसिक ट्रायंगल है। हाँ एकदम समझ में आई बात। अब बेसिक ट्रायंगल है, अब कुछ नहीं बचता। सोचो, अगर मैं, सोचो, अगर मैं इस वेक्टर को, जो रेड कलर वाला वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को इधर रख, ध्यान से देखो, ऐसे रख सकता हूं मैं इस वेक्टर को। मैं इस वेक्टर को, ये केस 1 है, ठीक है, ये केस ए है, या केस ए नहीं लिखता हूं, ए उधर भी है, ये 1 फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, क्या मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख सकता हूं? थोड़ा सा ये साइड करके दिखा रहा हूं ताकि मैं दो दिखा सकूं कि ये दो लाइन से सेपरेटली, ऐसे ऐसे रख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं? दिस इज माय केस 2, मैं उसको लिख दूंगा। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं? बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज केस 3, दिस इज केस 2। ठीक है, क्या मैं इसे घुमा के ऐसे रख सकता हूं? आपको सब समझ में आ जाएगा, देखो। केस 4, ठीक है। अब मुझे बताओ केस 1 में कैन वी रोटेट बाय 360 डिग्री? यस, यू कैन रोटेट बाय 360 डिग्री। तो अगर तुम 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा, वी विल डिस्कस। नाउ लिसन टू मी। सपोज मैं बोलता हूं केस 1, केस 1 में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? केस 1 में ए वेक्टर है ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर, हाँ, और बी वेक्टर है ये रेड कलर वाला वेक्टर जिसको मैं चेंज कर रहा हूं। केस 1 में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डू नॉट वेस्ट माय टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम एज वेल। मैंने इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता ये चीज, है ना? बोलो, 0 डिग्री है क्या ये? वेरी गुड, क्या ये 0 डिग्री है? अब देखो, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो जोड़ है, सम, क्या आपको लगता है कि ये मैक्सिमम है? जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हो तो ये यहां से ए वेक्टर आपका स्टार्ट हुआ था, ये ब्लैक कलर का जहां पे टिप, जहां पे उसका टेल है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या मैक्स आ रहा है? एंड इट इज इक्वल टू दिस। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, सिर्फ फील दिलाने के लिए कर रहा हूं। इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या वो ये आ जाएगा? मैं इसको इरेज कर दूंगा, लेकिन आपको फील करना है। हाँ, और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। किसी भी वेक्टर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। तो क्या ये लंबाई सबसे ज्यादा है? मतलब रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 0 डिग्री है। क्या फील आई? ये फील आनी चाहिए। क्लियर है? ये मैक्सिमम है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? ये मैक्सिमम है। अच्छा,
अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा किचबिच हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट मैक्स है मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब ध्यान से देखो, अब जब मैंने इस वेक्टर को ऐसे घुमा दिया, टू वाला जो पोजीशन है रेड कलर का वेक्टर का, उसको देखो जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो अब बोलो, अब जो रिजल्टेंट है इन दोनों के एडिशन का, क्या मैं ट्रायंगल रूल ही लगा रहा हूँ? हाँ, ट्रायंगल रूल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक सीखने लायक बात है कि ट्रायंगल रूल में आपको एक स्ट्रेट लाइन भी बनता हुआ दिख सकता है, बट है वो ट्रायंगल रूल ही एक स्ट्रेट लाइन पे। क्या अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगी, विल इट बी दिस वेक्टर? देखो, ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ। हमने क्या बोला, दो वेक्टर को हेड टू टेल ओरिएंटेशन में रखेंगे, फिर उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक पॉलीगॉन बनाएंगे, क्लोज पॉलीगॉन बनाने के लिए। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो क्लोज पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या आप इस एंड से इस एंड को ही ज्वाइन करोगे डायरेक्ट? तो अभी जो आएगी, क्या ये आ जाएगी आर मिनिमम। ध्यान से देखो, क्या अब ये जो लंबाई है इस वेक्टर के, वेक्टर की लंबाई है जो मैंने मरून कलर से बनाया है सेकंड केस के लिए, क्या वो मिनिमम लंबाई है? अब देखो, अब मान लो ये थर्ड वाला केस में बी वेक्टर को आपने ऐसे रख दिया। अब जो रिजल्टेंट है, क्या वो रिजल्टेंट होगा ये वाला केस? फील करें, क्या अब आपको जैसा आपने सीखा है पॉलीगॉन क्लोज बनाना है, तो विल इट बी दिस वन? एवरीवन प्लीज। हाँ, क्या क्लियर है ये? इज इट आवर थर्ड केस? थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। और अगर फोर्थ केस का रिस्पॉन्स लेना है, तो फोर्थ केस के लिए रिस्पॉन्स होगा ये। ध्यान से देखो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप किसी भी केस में, दिस इज द, ये इसको मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट 3, ये मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, और इसको मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट 4, ठीक है। मिनिमम और मैक्स को मैंने सेपरेटली लिख दिया है। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ट्रायंगल रूल एप्लीकेबल होता हुआ आपको दिख रहा है एवरीवन? हर केस में 1 2 3 4 सारे केसेस में मैंने ट्रायंगल रूल लगा दिया। क्या क्लियर है ये? क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है एवरीवन? ठीक है। सो दिस इज नोन एज द नेल कटर अप्रोच ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट। ठीक है। रूपक, ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन खुद ब खुद दिख जाएगा तुमको, तुम जो बोल रहे हो वैसा है नहीं। ठीक है। देखो, आपने आपने ट्रायंगल रूल हमेशा ट्रायंगल बना के अप्लाई किया है। मैं बोल रहा हूं अगर एक स्ट्रेट लाइन में वेक्टर्स आ जाए तब भी आप ट्रायंगल रूल लगा सकते हो। फील करो, इस पॉइंट पे दिक्कत है आपको, फील करो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है। ये मेरा एक वेक्टर है, ध्यान से देखो, यहां पे आ गया हेड, यहां पे आ गया टेल, ठीक है। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है विच इज समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको फील आए। ठीक है, इस एक ही लाइन पे है लेकिन थोड़ा सा ऊपर दिखाया जा रहा है ताकि आपको मैं दो सेपरेट वेक्टर दिखा पाऊं। ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट, इसको क्लोज बनाने के लिए मुझे यही ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये जो मरून कलर वाला मैंने बनाया है ये रिजल्टेंट है। ये जो मरून कलर वाला मैंने बनाया है यही रिजल्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इन दिस केस यस, इफ लिसन, अभी अभी क्वेश्चन आ रहा है सर क्या रिजल्टेंट पैरेलल हो सकता है किसी भी वेक्टर के? हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन में सारे वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट भी पैरेलल होगा ए वेक्टर या बी वेक्टर के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है ये? तो एक स्ट्रेट लाइन पे भी आप वेक्टर्स को रख के ट्रायंगल रूल लगा सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन इन, सॉरी, ट्रायंगल रूल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैं लिख देता हूँ कि पॉसिबल है ये। ऐसा मत सोचना कि अरे ट्रायंगल तो नहीं बना, गलत हो गया। ट्रायंगल रूल इज पॉसिबल इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एकदम क्लैरिटी, ठीक है ना। आ जाओ। बट टेल टू टेल शुड बी ज्वाइन ना, टेल टू टेल शुड बी ज्वाइन मतलब कंफ्यूजन है तुम्हें, तुम एक बार बेसिक ये करो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत। ठीक है, टेल टू टेल शुड बी ज्वाइन, ऐसा कौन बोला है टेल टू टेल शुड बी ज्वाइन? तो टेल टू टेल ही तो ज्वाइन हुआ है। आप जो रिजल्टेंट बना रहे हो,
रिजल्टेंट में मैंने क्या सिखाया था, रिजल्टेंट वेक्टर में जहां पे हेड है वहां हेड बना दो रिजल्टेंट वेक्टर का, और जहां पे टेल है वहां पे टेल बना दो। वही तो किया है आपने। कंफ्यूज हो रहे हो तुम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में, फिर से सुनो, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? अगर आप एक ट्रायंगल इमेजिन करोगे, आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा है, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 0। ठीक है, चलो ये चलता रहेगा, आप लॉजिकली बाद में ऑफलाइन मुझसे बात कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ, ध्यान से देखो अभी। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, राइट। अभी देखो ध्यान से, ये जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मैंने आपको ये नेल कटर वाला अप्रोच बताया, दिस इज अ वेरी वंडरफुल अप्रोच। इससे आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बारे में सोचना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना, विजुअलाइज करना आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। आपको दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। देखिए, सपोज मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे एक चीज, ध्यान समझना। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ध्यान से देखो। सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर भी है, सपोज बी वेक्टर। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, या फिर एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है। समझना, सॉरी, ऐसा करता हूं मैं, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। सपोज मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका मुझे मैग्नीट्यूड, जिनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सपोज इफ आई से दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड सपोज इफ आई से दिस इज अनदर वेक्टर, सपोज इट इज बी वेक्टर। ठीक है, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, मैंने इन दो वेक्टर को कैसे रखा है, कैसे रखा है मैंने इन दोनों वेक्टर को? टेल टू टेल। तो जब मैं किसी दो वेक्टर्स को टेल टू टेल रखूंगा, देन मुझे वहां पे कौन सा रूल लगाना चाहिए? पैरेललोग्राम या ट्रायंगल? अगर मैं दो वेक्टर को टेल टू टेल रखूंगा तो मुझे कौन सा रूल लगाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, पैरेललोग्राम रूल, राइट। सबको समझ में आई बात? टेल टू टेल है, पैरेललोग्राम रूल लगाना है, तो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब मुझे क्या बताना है आपको कि इस केस में जो रिजल्टेंट आया, फील करें, इस केस में जो रिजल्टेंट आया, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये रिजल्टेंट आया, फील करें। हाँ सर, ये समझ में है, रिजल्टेंट आया, ठीक है, ये रिजल्टेंट आया, ओके। अच्छा, अब देखो ये रिजल्टेंट आया। अगर मैं इस बी वेक्टर को थोड़ा बड़ा बनाता हूं, इसी लाइन में बी वेक्टर को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, बस घबराना मत, ऐसा मत सोचना है क्या हो गया, सॉरी। मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि सपोज मैं इस बी वेक्टर को थोड़ा बड़ा करता हूं, और ये भी बी वेक्टर ही है, मैं बी वेक्टर के लेंथ को मान लो वेरी करा सकता हूं, तो बी वेक्टर के लेंथ को मैं वेरी करा रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। तो जब मैं बी वेक्टर के लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, तो फिर से मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। बिकॉज ये पैरेललोग्राम क्यों बना रहे हैं सर? बिकॉज दो वेक्टर को टेल टू टेल रखे हुए हैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। फील आएगी आपको, देखो ध्यान से, ये लाइन मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया जो पैरेलल वाली लाइन है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो इनका रिजल्टेंट होगा ये, फील करना। क्या समझे ये एनालिसिस से? कुछ समझे क्या, या कुछ नहीं समझे? कुछ समझाने के लिए तो मैंने बनाया है, कुछ तो समझे होगे। कि देखो, तुम एक चीज फील करो, जैसे जैसे बी वेक्टर को मैं बड़ा करता जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज, एक बार और बना लेते हैं इसको, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी।
सपोज मैंने बी वेक्टर को छोटा कर दिया, बी वेक्टर को मैं चेंज कर रहा हूँ, ओरिजिनल बी वेक्टर था, बी वेक्टर को छोटा किया, बी वेक्टर को बड़ा किया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं बी वेक्टर को छोटा कर दूं तो उस केस में मेरा पैरेललोग्राम जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, फील करो। बढ़िया सर, मजा आया, देखो ध्यान से, क्या वो ऐसा होगा। तो इस विजुअलाइजेशन वाले डायग्राम से क्या सीखे आप, कि जैसे जैसे मैं बी वेक्टर बड़ा करता जा रहा हूं वैसे वैसे जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट होता जा रहा है, या फिर वो टिल्ट होता जा रहा है बी वेक्टर की तरफ। और जैसे जैसे मैं बी वेक्टर को छोटा करता जा रहा हूं वैसे वैसे जो रिजल्टेंट है वो टिल्ट करता जा रहा है ए वेक्टर की तरफ। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ऐड करने पर वो कम एंगल किस वेक्टर से बनाएगा। दो वेक्टर जो आप ऐड कर रहे हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, वो कम एंगल किस वेक्टर से बनाएगा, जो वेक्टर बड़ा हो। क्या बात समझ में आ रही है, जो वेक्टर बड़ा हो। क्या क्लियर है ये। तो जैसे जैसे जो, इससे आप क्या समझे कि जैसे जैसे बी वेक्टर को मैं बड़ा करता गया और बड़ा करता गया और बड़ा करता गया, तो आप देखोगे कि जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट होता जाएगा बी वेक्टर की तरफ। करके देख लो, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको ना थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, आपको एकदम फील आ जाएगी। ये समझने वाली चीज है ना, ये विजुअलाइजेशन है। ये देखते साथ ही आप बता दोगे कि क्या होने वाला, रिजल्टेंट किसके करीब होने वाला है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। मान लो मैंने बी को इतना बड़ा कर दिया, ओहो बहुत बड़ा हो गया सर ये। अब सोचो, अब पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करना है, मैं यहां से एक लाइन, सॉरी, यहां से एक लाइन खींचूंगा which will which will be something like this, and it will be पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसा होगा कुछ, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड लगेगा आपको, बट ठीक है, आप समझ लो पैरेललोग्राम है। अब इस केस में आप फील करो, देखो आपको समझ में आएगी कि अब जो रिजल्टेंट है क्या वो शिफ्ट हो गई है ज्यादा बी वेक्टर की तरफ। क्या फील आई, क्या वो शिफ्ट हो गई है ज्यादा बी वेक्टर की तरफ। इसका मतलब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा करीब किस वेक्टर के करीब होगा, या ज्यादा उसका एंगल जो है वो कम किधर होगा, जिधर लार्जर वेक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई है। सो दिस इज व्हाट इज द विजुअलाइजेशन दैट आई वांट टू टीच यू। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर इसको बना लो, या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखोगे आप कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज क्लोजर टू द लार्जर वेक्टर। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से, अगर मान लो ये एंगल है अल्फा, रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है अल्फा, और रिजल्टेंट जो बी वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल है बीटा। ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, एंड बीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ बी वेक्टर। तो मैं ये बोलूंगा, इफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मॉड्यूलस, देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा। बात समझ में आ रही है। देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा। इफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन बी वेक्टर का मॉड्यूलस, देन अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देन अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर है ये। अगर ए वेक्टर का मॉडुलस इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मॉडुलस, सही लिखा है मैंने। अगर ए वेक्टर का मॉडुलस बड़ा है देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा। अल्फा मतलब रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट क्लोजर ए वेक्टर के होगा, और अगर ए वेक्टर लेस है देन अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, मतलब जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा क्लोजर होगा बी के। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यू शुड कीप इट विद इन बॉक्स एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट क्वाइट वेल। एकदम समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या क्लियर है ये, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है,
क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पे एक देखो ध्यान से, एक स्पेशल केस आता है कि अगर मैं ए वेक्टर का मॉड्यूलस को इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड्यूलस कर दूं, देन क्या अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा? अगर दो वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। इसका देखो एक एग्जांपल आपको समझ में आएगा। सपोज इफ आई टेल यू देयर इज वन वेक्टर व्हिच इज लाइक दिस, ठीक है, एंड देयर इज अनदर वेक्टर व्हिच इज लाइक दिस, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बट इट्स बीइंग गिवन कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इज इक्वल टू सम वैल्यू सी, सपोज सम वैल्यू सी। तो इसका रिजल्टेंट के बारे में पूछा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिक फंडा जो अभी किया है उससे आपको समझ में आता है कि जो रिजल्टेंट होगा भाई साहब वो होगा इनके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। ये एंगल मान लो 120 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे होगा इसका रिजल्टेंट। क्या क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर पे उसका रिजल्टेंट होगा, सेम एंगल बनाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। क्या क्लियर है? साफ साफ आपको दिख जाएगा एंगल बाइसेक्टर पे इसका एंगल आते हुए। क्या क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बार बार विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ ताकि आपको फील आए। देखो ये जो मैंने अभी यहाँ पे सिचुएशन बनाई है, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इस लाइन के अगर ये 60 डिग्री है, सुनो ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और इनिशियली ये पूरा 120 डिग्री था, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बनाऊं, विल इट बी समथिंग लाइक दिस, इस सपोर्ट के पैरेलल लाइन। और क्या मैं इस बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे पुट कर सकता हूं? अगर मैं पुट करूंगा तो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी पुट करने के बाद, कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को जब आप यहां पे पुट करोगे, इट विल कंप्लीटली गेट एडजस्टेड इन दिस लेंथ। क्या आपको समझ में आ रहा है? इट विल कंप्लीटली गेट एडजस्टेड इन दिस लेंथ। रेड कलर से बना रहा हूं, इट विल कंप्लीटली गेट एडजस्टेड इन दिस लेंथ। थोड़ा सा कैरिकेचर करके बना रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो ये 60 डिग्री हुआ, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस सेम है, मतलब ये लेंथ ब्लैक कलर वाला और ये रेड कलर वाला ये सेम है। ये दोनों की लंबाई कितनी है? सी के बराबर है। ये भी सी, ये भी सी, ये 60 डिग्री है तो इसको भी सी होना पड़ेगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हुए? क्या आपको फील आ रही है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहा है? जल्दी बोलो, फास्ट। आर यू गेटिंग द फील? आर यू गेटिंग द फील? तो ये सब चीजें आपको देखते साथ समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है क्या नहीं? क्या क्लियर है ये? अच्छा, अब ये नेल कटर वाला मेथड वाला अप्रोच से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, अगर आप ये सोचो कि ये दो वेक्टर का मॉड्यूलस अगर मैंने इक्वल कर दिया, दो वेक्टर का मॉड्यूलस अनइक्वल नहीं है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा? इक्वल है तो आप इस नेल कटर मेथड से आप ऐसे समझ सकते हो, नेल कटर मेथड को अपने थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाओ। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन विजुअलाइजिंग द थिंग्स, ठीक है ना? और ये सिर्फ आपके लिए है। सुने, अगर हम सुने अगर हम दो वेक्टर की लेंथ इक्वल लेते हैं, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये सेंटर है मान लो, सॉरी, ये सेंटर है मान लो, ये मेरा पहला वेक्टर है और दो वेक्टर इक्वल लेंथ की है, और ये मेरा दूसरा वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर को मैं नेल कटर वाले अप्रोच से मैं मूव करा सकता हूं, उसके हेड को, इस वेक्टर के हेड को इस सर्कल में कहीं पे भी घुमा सकता हूं। अब आप देख रहे हो, इसको घुमा के मैं यहां पे ला सकता हूं। फील करो, फील करो। मैं अभी डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, दिस इज द ओरिजिनल केस। डॉटेड लाइन से यहां पे ले आया, डॉटेड लाइन से मैं इसको ऐसे यहां पे ला सकता हूं। बोलो, फील आ रही है? हाँ सर। डॉटेड लाइन से मैं यहां पे ला सकता हूँ, कहीं पे भी ला सकता हूँ। फील करो। तो अगर दो वेक्टर इक्वल है तो आपको नेल कटर मेथड से दिखेगा, और घुमा के कोई भी एंगल बना सकते हो। बॉस कमाल हो गया, मतलब मस्त हो गया ये। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, सपोज मैं ये वाला केस लेता हूँ, फील करना, देखो तुमको अच्छा लगेगा।
और तुमको लगेगा वाह बात तो सही बोली है सर ने, भले हमें थोड़ा सा कम समझ में आया है, लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ा सोचा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन सकती है। मुझे बताओ, ये मेरा ओरिजिनल ब्लैक कलर वाला वेक्टर मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, ठीक है। ये रेड कलर वाला वेक्टर सपोज पोजीशन 3 मैंने बोला। अच्छा मुझे बताओ तो इस केस में अगर मुझे ये ब्लैक कलर और रेड कलर वाले वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो वो एंगल कौन सा एंगल होगा? वेक्टर्स के बीच का एंगल, लाइंस के बीच का नहीं। इन वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर मुझे निकालना है, वो कौन सा एंगल होगा? विल इट बी दिस एंगल अल्फा और विल इट बी दिस एंगल बीटा? क्या एंगल होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में, रेड कलर वाला और ये डॉटेड लाइन से जो मैंने थर्ड पोजीशन में वेक्टर दिखाया, एंगल कौन सा होगा, अल्फा या बीटा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। 90 डिग्री माइनस अल्फा थर्ड पोजीशन में, भाई क्या बोल रहा है तू? सोच के बोल, सोच के बोल। ब्लैक कलर वाला और थर्ड पोजीशन पे जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल मुझे चाहिए, क्या होगा, अल्फा या बीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन लाइंस, ये स्टेटमेंट अपने मन मस्तिष्क में डालो, सोचो इसके बारे में। एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन लाइंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन देम। ये मैं लिखा दे रहा हूं, इसको अपने नोट्स में लिखना। कौन सा एंगल होगा? अल्फा, अल्फा एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, ब्लैक वाला वेक्टर और तीन पोजीशन में जो रेड कलर वाला वेक्टर है, थर्ड पोजीशन में जब उसको घुमा घुमा रहे हैं ना उसको नीलकटर मेथड से, तो थर्ड पोजीशन में जब आया तो उनके बीच का एंगल है अल्फा। यस और नो? वेक्टर्स के बीच का एंगल। तुम सरासर गलत हो, बेसिक्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो। अल्फा कैसे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं भाई? फिर से मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, वही गलती कर रहे हो। तुम देख रहे हो ना, फिजिक्स पढ़ना इतना आसान नहीं होता बॉस, अक्ल लगानी पड़ती है ना, बेसिक अक्ल। बार बार बोल रहा हूँ फिर भी गलती कर रहे हो उसी पॉइंट पे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा? क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? मैंने पूछ रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन लाइंस नहीं पूछा है मैंने। मैं पूछ रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बोलो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वेक्टर्स को कैसे अरेंजमेंट में रखना पड़ता है? बेसिक्स भूल रहे हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए वेक्टर्स को कैसे अरेंजमेंट में रखना पड़ता है, जल्दी बोलो। तुम सीख रहे हो टेल टू टेल ओरिएंटेशन। तो क्या ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर और ये जो थर्ड पोजीशन में जो मूवेबल वेक्टर है जिसको मैं रोटेट करा रहा हूं, जो हिंज है इस ब्लैक कलर के हेड के ऊपर, इस वेक्टर, क्या ब्लैक कलर वाला वेक्टर और ये थर्ड पोजीशन में जो वेक्टर है जो घूम रहा है इस सर्कल में, क्या ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ओरिएंटेशन में है क्या? नहीं है भाई। इसके हेड में ये वेक्टर का टेल है, थर्ड वाला वेक्टर का, तो इसको इस पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक कलर वाला वेक्टर, इसको आपको शिफ्ट करके आगे लेके जाना पड़ेगा। तो एंगल जो इनके बीच में आएगा वो आएगा बीटा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर से बीटा। कौन से वेक्टर्स? ब्लैक कलर वाला वेक्टर और रेड कलर वाला वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है ये? समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लैरिटी मुझे तो नहीं आ रही है आपके रेस्पॉन्स सुन के। क्या आपको समझ में आया है? अथर्व, हर्षल, समीन, रेणुका, मानस, सार्थक, संयम, तेजस, त्रिवेणी, जेबा, वरद, रूपक, क्या समझ आ रहा है? अरे 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा इज करेक्ट, करेक्ट है वो। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब मैं पूछ रहा हूं, कृपया करके उसको अल्फा ना बोलें, ऐसा सोच समझ के जवाब दे। मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों में कंफ्यूज ना होवे। अब जब आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा गया है तो आपके पास हमेशा रहेगा अल्फा बोल दूं। सोचो बोलने से पहले, क्या दो वेक्टर टेल टू टेल ओरिएंटेशन में हैं? अगर नहीं है तो उनको पहले टेल टू टेल ओरिएंटेशन में लाओ बाय यूजिंग अलाउबल मूवमेंट, फिर एंगल बोलो। तो वो जब करोगे तो आपको दिखेगा कि बीटा एंगल है।
वो ब्लैक कलर वाला वेक्टर और थर्ड वाला जो वेक्टर मैंने नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में एंगल बीटा है। समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्लियर है? ठीक, चलो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज घुमा घुमा के बार 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 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, इसीलिए बार बार ये सब चीजें बताई जा रही है। ये जो भी चीजें आज पढ़ाई गई है, इनको रिविजिट करो, सोचो, इमेजिन करो, नेल कटर मेथड को अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। ठीक है, सिर्फ रटने से नहीं होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।